हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के बारे में। आज की जो हमारी तीसरी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की, उसमें हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि पशुओं में प्रजनन कैसे होता है, उनकी कौन सी क्या विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों हम आज की अपनी क्लास को मवेशी की प्रजनन विधियां और प्रणालियां। ठीक है, मवेशियों के प्रजनन विधियां और प्रणालियां क्या हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ब्रीडिंग मेथड एंड सिस्टम ऑफ कैटल्स, ब्रीडिंग मेथड्स एंड सिस्टम ऑफ कैटल्स। ठीक है, मवेशियों की प्रजनन विधियां और प्रणालियां। ठीक है, मवेशियों में या फिर पशुओं में प्रजनन विधि और उनकी प्रणालियां, उनके आनुवांशिक गुणों में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें पशुओं में प्रजनन विधि और जो प्रणाली है उनके बारे में जानना क्यों आवश्यक है, तो ये जो पशु हैं उनके प्रजनन विधियां के बारे में जानने से जो है उनके आनुवांशिक गुणों में सुधार लाया जा सकता है और उत्पादकता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रजनन विधियों का उपयोग करके किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मवेशियों की नस्ल चुन सकता है। जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के नस्लें हैं पशुओं की, तो किसान जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उनकी नस्लों में जो है सुधार करके उनको अपने कार्य में ले सकता है। जैसे कि जो कुछ किस्में नस्लें ऐसी हैं पशुओं की जो पशु जो है बहुत कृषि कार्य में बहुत सहायता प्रदान करते हैं या फिर सहायक होते हैं। हम प्रजनन विधियों की बात करें, यहाँ पे पहले प्रजनन का मतलब समझते हैं। देखिए, प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे जो है पशु को जन्म देना या फिर अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करना। अब बात करें प्रजनन विधियां, पशुओं में प्रजनन विधियां की, तो पशुओं की जो प्रजनन विधियां हैं वो दो हैं। कौन कौन सी है? पहला है प्रकृति प्रजनन, यह सबसे सामान्य और प्राचीन विधि है। क्या है? देखिए, जो पशुओं में प्रजनन होता है वो दो प्रकार से होता है, उनकी दो विधियां हैं। पहला है कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन जो है यह सबसे सामान्य और सबसे पुरानी विधि है। क्या है? यह सामान्य और सबसे जो है प्राचीन विधि है, जिसमें नर और मादा को एक साथ रखा जाता है। क्या होता है? जो नर पशु है और मादा पशु दोनों को एक साथ रखा जाता है और प्रजनन क्या प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है। कृत्रिम प्रजनन की बात करें या फिर जिसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, तो इस विधि में नर से जो नर पशु हैं उनके शुक्राणु को एकत्रित करके मादा पशुओं में डाला जाता है, जिससे कई मादाओं जो है मादा पशु को क्या कहते हैं एक ही नर से जो है उनको क्या किया जाता है, गर्भित किया जाता है। ठीक है, या फिर गर्भित किया जा सकता है। तो कृत्रिम प्रजनन जो है ये मानव द्वारा जो है जो कुछ यंत्र होते हैं उसकी सहायता से जो है पशुओं को जो है नर पशु के शुक्राणुओं को एकत्र करके मादा पशुओं को गर्भित किया जाता है और जो है कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। और बात करें भ्रूण स्थानांतरण की, तो इस विधि में उच्च गुणवत्ता वाले मादा से उनके भ्रूण निकालकर दूसरी मादा में स्थानांतरित किया जाता है मादा पशु में। इससे क्या होता है? कम समय में अधिक संख्या में संतान प्राप्त की जा सकती है। क्या होता है? इसमें भ्रूण स्थानांतरण का मतलब है कि इस विधि में जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु हैं, मादा पशु हैं, जो है उनके भ्रूण निकाल कर दूसरे जो है मादा पशु हैं उनमें स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है? कम समय में जो है अधिक संख्या में संतान की प्राप्ति की जा सकती है। आगे बात करें हम प्रजनन की प्रणालियों के बारे में कि प्रजनन की कौन कौन सी प्रणाली है, तो सबसे पहले शुद्ध नस्ल प्रजनन। इसमें क्या है? इस प्रणाली में एक ही नस्ल के जानवरों को आपस में प्रजनित किया जाता है। इससे शुद्ध नस्ल वाले जानवर प्राप्त होते हैं। क्या करते हैं इस प्रक्रिया में? ठीक है, इस प्रक्रिया में जो शुद्ध नस्ल प्रजनन है, इस प्रक्रिया में एक ही नस्ल के जानवर को आपस में प्रजनित किया जाता है जिससे शुद्ध नस्ल के जानवर प्राप्त होते हैं। अगला बात करें प्रजनन की जो प्रणाली है, दूसरा उसमें बिंदु है संकर प्रजनन। इस प्रजनन में क्या है? इस प्रक्रिया में या इस प्रणाली में दो अलग अलग
नस्लों के जानवरों को आपस में प्रजनित किया जाता है, इससे संकर बल प्राप्त होता है और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, इसे संकर प्रजनन कहते हैं। देखिए संकर प्रजनन किसे कहते हैं, फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में दो अलग अलग नस्ल के जानवरों को आपस में प्रजनित किया जाता है। क्या किया जाता है, दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं, अलग अलग नस्लों के जानवर हैं, उनको आपस में प्रजनित किया जाता है। इसके जो संकर क्या कहते हैं, जो इससे नस्ल नई संतति उत्पन्न होती है, नई संतान उत्पन्न होती है, उसे जो है संकर प्रजनन कहते हैं, संकर प्रजनित संतान कहते हैं, और इससे जो है उत्पादकता भी बढ़ती है। रोटेशन क्रॉसिंग, इस प्रक्रिया में, इस प्रणाली में 3 या अधिक नस्लों को बारी बारी से प्रजनित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, रोटेशन क्रॉसिंग प्रजनन कहते हैं। आगे बात करें हम अंतः प्रजनन क्या है, तो अंतः प्रजनन इस प्रणाली में, इस क्रिया में एक ही परिवार के जानवरों को आपस में प्रजनित किया जाता है, इससे शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है, लेकिन उसमें जो है आनुवांशिक दोष होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। फिर से इसको एक बार समझते हैं, अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन इस प्रक्रिया में परिवार के जानवरों को आपस में प्रजनित किया जाता है, इससे जो है शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है, लेकिन उनके आनुवांशिक दोषों में कमी होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रजनन के लाभ। आखिर प्रजनन के क्या लाभ हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं प्रजनन के लाभ। उत्पादकता में वृद्धि। अब कैसे उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो प्रजनन जो है, प्रजनन के द्वारा दूध, मांस और ऊन की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। कैसे, कुछ जो अलग अलग नस्लों के जानवर हैं, तो उनकी जो अलग अलग जो उनके गुण हैं, वो एक जानवर से दूसरे जानवर में प्रजनन के द्वारा उसको बदला जा सकता है। इससे जो है उनके दूध की मात्रा, मांस और जो है क्या कहते हैं ऊन जो प्राप्त होता है, उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता। प्रजनन के द्वारा रोग प्रतिरोधकता क्षमता वाले जानवर प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, प्रजनन कराने से जो पशु हैं उनमें जो है कुछ उनके गुणों में बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। और उनके आनुवांशिक सुधार की बात करें, अगला बिंदु है आनुवांशिक सुधार। प्रजनन के द्वारा आनुवांशिक गुणों में सुधार किया जा सकता है। कैसे, जैसे कुछ पशु हैं, उनकी जो आनुवांशिक हैं, उनके गुणों में भी कुछ सुधार किया जा सकता है और नई नस्लों का विकास भी किया जा सकता है। प्रजनन के द्वारा कई नई नस्लों का विकास भी किया जा चुका है और नई नस्लों का विकास भी किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं तो प्रजनन में कुछ ध्यान योग्य बातें कि क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रजनन कराते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो बिंदु है उसमें पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रजनन के लिए स्वस्थ पशुओं का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम दो पशुओं का प्रजनन करा रहे हैं तो वहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो है उनका चयन करना, उनके स्वास्थ्य जो स्वस्थ पशु हों उनका ही चयन करना चाहिए। दूसरा है आनुवांशिक रिकॉर्ड। पशुओं का आनुवांशिक रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि अच्छे गुण वाले पशुओं का चयन किया जा सके। कैसे, जो पशुओं के आनुवांशिक गुण होते हैं उनके रिकॉर्ड को हमें जो है संरक्षित रखना चाहिए ताकि हम अच्छी से अच्छी नस्ल वाले पशुओं का जो है चयन कर सकें, अच्छी नस्लों का चयन कर सकें। आगे बात करें पर्यावरण की, तो पशुओं को स्वच्छ और आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये प्रजनन कराते समय जो है विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। बात करें पोषण की, तो पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए और उसके साथ कुछ जो है अगला है वैज्ञानिक तरीके। प्रजनन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। पशुओं में अगर हमें प्रजनन कराना है तो उसके लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए या कराना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है
वो है गर्भवती एवं दुधारू गायों की देखभाल एवं उसका प्रबंधन। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गर्भवती गाय हैं उनका जो है, जो गर्भवती गाय या फिर दुधारू गाय है, उनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गर्भवती और दुधारू गायों की जो है देखभाल पशुपालन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए अगर जो हमारे दुधारू पशु हैं या जो गर्भवती गाय हैं उनका जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या है, गाय को स्वस्थ रखने से दूध उत्पादन बढ़ता है और जो गर्भवती गाय है उनको जो है उनका देखभाल करने से अच्छे स्वास्थ्य के बछड़े प्राप्त होते हैं। अच्छे जो बछड़े होते हैं उनके स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है और दूध का उत्पादन भी बढ़ता है और बछड़े स्वस्थ पैदा होते हैं। गर्भवती गाय की देखभाल की बात करें तो गर्भवती गाय की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो गर्भवती गाय की देखभाल के लिए जो सबसे प्रमुख बिंदु है उस पहला संतुलित आहार। जो गर्भवती गाय हैं उनको जो है संतुलित आहार, उनके खाने के लिए जो आहार है वो उचित मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले संतुलित आहार का चयन करना चाहिए और गर्भवती गाय को खिलाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, खनिज और विटामिन की मात्रा संतुलित हो, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में हो। पानी की बात करें तो जो गर्भवती गाय हैं उनके लिए ताज़ा एवं साफ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके साथ स्वच्छता की बात करें तो जहाँ पे गर्भवती गाय को हम जो है रखे हैं, जहाँ पे वो है उसका रहने का जो आवास है, स्थान है, उसको विशेष सफाई की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे साफ सफाई का भी बहुत ही जरूरी ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम की बात करें, नियमित व्यायाम से गाय स्वस्थ रहती हैं और आसानी से प्रसव करती हैं। पशु चिकित्सा की नियमित जांच, गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से पशु चिकित्सा से पशु की जांच करानी चाहिए। देखिए जो गर्भवती गाय है, यहाँ पे नियमित व्यायाम का मतलब है उनके स्वास्थ्य से कि गाय को जो है नियमित रूप से इधर उधर उनको टहलाना चाहिए ताकि जो है उनका आसानी से प्रसव हो सके। बात करें पशु चिकित्सक की नियमित जांच की तो जब पशु जो है, गाय जो है वो गर्भवती हो तो गर्भावस्था के दौरान जो है उसे नियमित रूप से पशु डॉक्टर हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे उसका जो है जांच कराते रहना चाहिए ताकि कोई समस्या हो तो उसको जो है समय पर उसका समाधान किया जा सके। आगे बात करें हम दुधारू गाय की देखभाल की कि दुधारू गाय जो है उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। अभी हमने बात करी गर्भवती जो गाय है उसकी देखभाल कैसे करते हैं और अब हम बात कर रहे हैं दुधारू गाय की देखभाल की। तो नियमित रूप से दूध और साफ सफाई से निकालना चाहिए। देखिए जो दुधारू गाय हैं उनकी देखभाल के लिए सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु है ध्यान देने योग्य, तो उनका दूध निकालना, उनका दूध जो है नियमित रूप से निकालना चाहिए और उसके बाद जो है उनके साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके थन की देखभाल की बात करें तो पशुओं के थन को साफ और सूखा रखना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें हम संक्रमण से बचाव, थन संक्रमण से बचाव के लिए उचित उपयोग करना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो गाय होती हैं उनके जो थन हैं उसमें कोई ना कोई संक्रमण रोग हो जाता है जिससे जो है दूध जो मिलता है गायों से वो क्या होता है, दूध मिलना भी बंद हो जाता है और एक संक्रमण फैल जाता है जिससे जो है उनके थन में जो है रोग लग जाते हैं। आगे बात करें हम आराम की तो गाय को पर्याप्त मात्रा में आराम भी देना चाहिए। आगे बात करें पोषण की तो जो दुधारू गाय हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाले आहार देना चाहिए ताकि दूध उत्पादन जो है नियमित रूप से बना रहे। और जो है आगे हम बात करें गर्भवती और दुधारू गायों में समानताएं की तो संतुलित आहार, दोनों को ही संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, चाहे वो दुधारू गाय हो चाहे गर्भवती गाय हो। उसमें समानता की बात करें तो दोनों में जो है दोनों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ स्वच्छता की बात करें, चाहे दुधारू और या फिर गर्भवती गाय हो, उनको जो है स्वच्छता भी दोनों को स्वच्छता बहुत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सक की देखभाल की बात करें तो दोनों को नियमित रूप से पशु चिकित्सक से जाँच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती और दुधारू गायों में अंतर की तो आहार की मात्रा, गर्भावस्था के अंतिम महीने और दुधारू अवस्था में आहार की मात्रा बढ़ाई जाती है। पानी की बात करें तो दुधारू गाय को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और प्रसव के बाद जो है
देखभाल की ये बात करें गर्भवती गाय की, तो उनके प्रसव के बाद जो है उनकी देखभाल करनी चाहिए। सफाई, प्रसव के बाद जो है गाय और बछड़े को साफ करना चाहिए। आहार की बात करें तो पशु जो प्रसव है, गाय के प्रसव के बाद विशेष आहार दिया जाता है और पशु चिकित्सक प्रसव के बाद पशु चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए और जो है गर्भवती और दुधारू गायों की उचित देखभाल से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है और अच्छे स्वास्थ्य के बछड़े प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो पशुओं के प्रजनन के बारे में, मवेशियों के प्रजनन के बारे में, उनकी प्रणालियों के बारे में, और उसके बाद जो हमने देखा यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि दुधारू गाय और गर्भवती गायों की देखभाल कैसे की जाती है और जो है उनको क्या क्या आहार देना चाहिए, समय समय पे उनका क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने इसको समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।